current status of education in India? रोड लर्निंग ग्रेटिफिकेशन। वो बीटेक इसलिए करने आ रहे हैं कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए, उनका दहेज अच्छा मिल जाएगा। उन प्रिविलेज क्लास तो बैठी है ना, जिस पेट भरा हुआ जेब गरम है, वो ही बीटेक कर रही है। बढ़ के फायदा क्या होगा? पैसा तो यूं कमा लेंगे। People have linked studies to earning money। हमने एजुकेशन को लिया ऐसे माता ने क्लास में फर्स्ट आना है, उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज में XYZ मेरी CGPA आ जाएगी तो मुझे प्लेसमेंट में बैठने मिल जाएगा। हमने एजुकेशन को कभी सीखने के पर्सपेक्टिव से नहीं लिया। Hence for the skill gap we are seeing nowadays। अगर आपके पास relevant skills नहीं है, खाली आप डिग्री लेके चले जाओगे, क्यों ही कोई आपको हायर करेगा? जॉब मार्केट सही नहीं है इस समय। अब गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं, एग्जाम्स हो रहे, वो लीक हो रहे हैं। 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे बनता है ना, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है। तो बेइज्जत होने के लिए आया यहाँ पर कि मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूँ, क्या ही मुझे एजुकेशन सिस्टम से मिलेगा, और जो भी है मैं अपने आप खुद पढ़ के एंड आई कैन बी सफाइज फॉर माई सेल्फ। ओयो का फाउंडर ड्रॉप आउट था, या XYZ स्टार्टअप का फाउंडर ड्रॉप आउट था, और वो मल्टी मिलियनियर बन गए। 16 लाख करोड़ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजीपतियों के माफ हो चुके हैं, लोन माफ हो चुके हैं। कहाँ से आएंगे 16 लाख करोड़? कितने अच्छे से सबको ब्रेन वॉश करके चुप करके सब लोग बैठे हुए हैं, नथिंग इज हैपनिंग। और जो क्वेश्चन रेज कर भी रहा है उसको इस तरीके से चुप करा दिया जाता है कि अगला बंदा सोचता है यार क्यों ही मैं इस पचड़े में पढ़ूं। अब लोग आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो उनके पर्सपेक्टिव में सेट बैठ रहा होगा वो हमें बता देंगे और हम उसको अंधभक्त की तरह फॉलो कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे। और हमें ये नहीं समझ में आता है कि पॉलिटिशियंस के वोट बैंक बना रहे हैं यहाँ बैठकर। बिल्कुल बना रहे हैं। राम रहीम हर बार क्यों पैरोल में छूट जाता है हरियाणा में, और सोनम वांगचुक को अभी कितने महीने हो चुके हैं जेल में बंद हो रखी है, हैज ओवर 400 पेटेंट। दिस इज अ सॉरी स्टेट। मुझे लगता है कि शायद अब्दुल कलाम सही चले गए दुनिया से, नहीं तो उनको भी आज हर हर महादेव सर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो इंस्पायर्ड। प्रणाम आपको भी। सर हमारा इंटेंट आज के पॉडकास्ट का यही रहेगा, बिकॉज आप खुद अपने आप एक प्रोफेसर है, राइट? एंड यू हैव taught a lot of students in different perspective, in different spectrums, कॉलेज में, YT पे, कोचिंग सेंटर्स पे, राइट? यू हैव सीन इट ऑल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, आपके हिसाब से इतने सालों को एक्सपीरियंस गैदर करने के बाद व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन हियर इन इंडिया सर? करंट एजुकेशन सिस्टम तो मैं इसमें ये कहूँगा कि रोट लर्निंग ग्रेटिफिकेशन अभी भी चालू है। अब चीज़ें थोड़ी बदल रही है। अब चीज़ें ये हो रही है कि अब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। वो बीटेक इसलिए करने आ रहे हैं कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए, उनका दहेज अच्छा मिल जाएगा उनको, यही काम है। और पेरेंट्स आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज ऑन देम। जैसे मेरे कॉलेज की फीस है 1.7 लैक्स, तो जब ये जो नया फर्स्ट ईयर है तो दे हैड टू पे फॉर दैट। और देखता हूँ सेकेंड ईयर में आकर देखता हूँ उनका क्या होगा, बट जो अभी सेकेंड ईयर पढ़ा रहा हूँ अराउंड 1.5 लैक्स वो पे कर रहे हैं एक साल का। यूपीएस जैसे जो देहरादून में है यूपीएस 120 लैक्स है टोटल बीटेक की जो फीस है टोटल मिला के। अब आप देखिए तो स्टूडेंट्स दे हैव मेड इट, पता नहीं क्या उनका एक थिंकिंग है कि उनको नहीं पढ़ना है। उनको यार पढ़ के फायदा क्या होगा? पैसा तो यूं कमा लेंगे। आप किसी भी जनरल लाइव स्ट्रीम में जाना, यूट्यूब के कोई लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, हर कोई अपना कैमरा लेके अपना शुरू हो जाता है लाइव स्ट्रीम में। दैट्स ओके, दैट्स गुड। इनफैक्ट पीपल आर कमिंग आउट, दे वांट टू से समथिंग। हर पर्सन अपने को यूनिक समझ रहा है। तो उसमें अगर आप उनसे बोलोगे ना कि यार अच्छा मैं ये पढ़ाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जैसे मैं हमेशा जाके करता हूँ, तो फिर कहते हैं कि फायदा क्या है सर पढ़ने का, पैसा तो यूं कमा लेंगे, कर लेंगे। तो पीपल हैव लिंक्ड स्टडीज टू अर्निंग मनी बाय हुक एंड क्रुक। कि जब पैसे कमाने हैं तो पढ़ने की क्या जरूरत है? दैट इज हैपनिंग। और जो एडमिशंस हो भी रहे हैं ना, वो इस प्रेटेक्स्ट पे हो रहे हैं, इस प्रेटेंस पे हो रहे हैं, इस प्रॉमिस पे हो रहे हैं कि उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी। करेक्ट सर। बट जॉब मार्केट सही नहीं है इस समय। अमेज़न का अभी आपने टीसीएस का ले ऑफ का देखा ही था, भयंकर ले ऑफ होता। पहली बार ऐसा हुआ। टीसीएस को तो गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट समझा जाता था। करेक्ट सर। अब गवर्नमेंट जॉब्स है नहीं, एग्जाम्स हो रहे, वो लीक हो रहे हैं पेपर्स, राइट? सो मेनी स्टूडेंट्स आर एसएससी प्रोटेस्ट हुए हैं, अभी आपने देखा भी होगा, करेक्ट है ना? तो यही चीज हो रही है। तो इस समय करंट स्टेट ऑफ एजुकेशन तो बहुत सॉरी स्टेट है। और दुख इस बात का है कि स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोटेस्टिंग। और कौन से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जिनको डायरेक्ट, जिनके ऊपर बात हो रही है, या जो जिन पे असर पड़ रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ रहा है। जिस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा कहता मैं क्यों करूं, मैं तो चिल मार रहा हूं, मैं तो अपना घूमूंगा, मेरे डिप्रेशन, मेरे रिलेशनशिप्स वो सी में बिजी है वो।
दैट इज हैपनिंग. तो दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ एजुकेशन राइट नाउ. पता है, जब एजुकेशन की बात हो रही है आइडियली हम लोगों की भी, हमने एजुकेशन को लिया ऐसे कि यार मेरे को मार्क्स लाने हैं, क्लास में फर्स्ट आना है, उसके बाद XYZ में कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज में XYZ मेरी CGPA आ जाएगी तो मुझे XYZ प्लेसमेंट में बैठने मिल जाएगा. हमने एजुकेशन को कभी सीखने के पर्सपेक्टिव से नहीं लिया. हेंस फॉर द स्किल गैप वी आर सीइंग नाउडेज, है ना. मतलब अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स नहीं है, खाली आप डिग्री लेके चले जाओगे किसी के पास, क्यों ही कोई आपको हायर करेगा. बिल्कुल ठीक. सो वो स्किल गैप पे सर कैसे वी कैन बिल्ड अपॉन. देखो स्किल गैप पे कोशिश जैसे कि यूनिवर्सिटीज अब दे आर टर्निंग अप, कॉलेजेस अब यूनिवर्सिटीज बन रहे हैं, ऑटोनॉमस स्टेटस ले रहे हैं, तो उसमें फिर कॉलेज को पावर मिल जाती है कि हम अपना खुद का सिलेबस बनाएंगे. वाइल विटनेसिंग द करंट गैप जो भी आप कह रहे हैं, इंडस्ट्री एकेडमी में जो गैप चल रहा है इस समय, उस गैप को ध्यान रखते हुए आपको गैप कवर करने के लिए अपने सिलेबस वैसे बना दें कि हम वही पढ़ाएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाएंगे. कुछ सब्जेक्ट्स मेन रख दी, बस आप यही पढ़ेंगे, और ये आपका ट्रेनिंग बेस्ड होगा, एक तरह से हैंड्स ऑन होगा. तो ये तरीके के लोग कर रहे हैं अभी नाउ. ये कॉलेजेस आर टर्निंग अप लाइक दिस, यूनिवर्सिटीज भी कर रही हैं इस तरीके से. उनका अपना कोर्स स्ट्रक्चर होता है, अपना सिलेबस होता है. और जैसे मैं एग्जांपल दूं AKTU का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में बेस्ड है, राइट. और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने कॉलेजेस हैं अराउंड, मेरे ख्याल से 350 और 400 कॉलेजेस हैं अराउंड. मे बी आई एम रॉन्ग, आप लोग करेक्ट करना मुझे, क्योंकि आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स, बट मुझे लग रहा है कि इतने होंगे. सो अब उसमें क्या है ना, कॉलेजेस अंडर दोस एफिलिएटेड अंडर द यूनिवर्सिटी आर नाउ ब्रेकिंग अपार्ट. वो कह रहे हैं कि यार हम निकलना चाह रहे हैं यहाँ से. एक तो यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स होते हैं, आप सोचिएगा भी 1 जनवरी को भी पेपर है, न्यू ईयर के दिन, ठीक है. और इन्होंने मतलब ऐसा रख दिया कि 6 महीने आपको पूरा पढ़ाएंगे, पूरा खींच देते हैं पूरा 6 महीने तक. नो समर ब्रेक, नो विंटर ब्रेक्स, नथिंग इज देयर. दिस इज ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया दैट इज देयर. और कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर रही है देश में. अच्छा, तो लोग निकलना चाह रहे हैं उस पर कि भाई एडमिशन्स भी प्रॉपर नहीं हो रहे हैं, और फीस भी कम रखनी पड़ रही है, तो कॉलेजेस फीस भी चाहता है अपना. प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर होगा तो वो हमेशा अपने फीस के ऊपर ज्यादा जोर देगा, पैसे पे ज्यादा जोर देगा, क्योंकि सब बनी है. करेक्ट. जितने हैं गुप्ताज एंड गोयल्स, दे आर रनिंग अप दीज कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. तो उनको चाहिए पैसा लेंगे, फिर कुछ देंगे, कुछ करेंगे, बाकी रख लेंगे. दैट इज हैपनिंग. तो पर उसको रखने के लिए भी ये भी कारण है कि निकलने का उसमें से एक, और उसको बताया भी जा रहा है कि चलो हम सिलेबस रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहे हैं. चलो कुछ गुड तो हो रहा है, 20% गुड हो रहा है, बाकी 80% तो खैर हमें क्या दिखाया जाए दैट इज देयर. तो अब अलग हो रहे हैं इस तरह पे. तो उसमें से जो इंडस्ट्री स्किल गैप जो होता है, मैं आपको चलो एग्जांपल और देता हूँ. आई वाज इन चारदा यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी में आपका कोई भी करिकुलम जो सेट होता है ना, वो आपका उसमें एक बोर्ड ऑफ स्टडीज बनता है. ओके. बोर्ड ऑफ स्टडीज एक डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है, एक कमेटी होती है. उसमें आपके 2 एकेडमिक एक्सपर्ट्स आते हैं, कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं. आप अपना सिलेबस बताते हैं कि भाई हमारा ये करिकुलम है, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर है. व्हाट इज प्रोग्राम स्ट्रक्चर? एक सेमेस्टर में कितने कोर्सेज आप पढ़ा रहे हैं, उनका कोर्स नेम्स और उनका कोर्स कोड है. सिलेबस दिखाते हैं आप. तो सिलेबस के ऊपर चर्चा होती है कि अच्छा ये आपके सिलेबस में ये लाइन जो लिखी है ये सही नहीं, आप इसको चेंज करिए. तो उनके एक्सपर्ट्स के रिकमेंडेशंस आते हैं. फिर उसके बाद होता है फैकल्टी बोर्ड. उसमें डीन एंड डायरेक्टर्स भी बैठते हैं. तो फिर और उसमें और एक्सपर्ट्स आते हैं आपके. तो ये 2 स्टेज का फैकल्टी बोर्ड ऑफ स्टडीज और फैकल्टी बोर्ड होता है. फिर जब फाइनलाइज हो जाता है आफ्टर रिकमेंडेशन कि हाँ वी हैव रिकमेंडेशन, हमने जितना हम कर सकते हैं हमने कर दिया इंक्लूड. उसके बाद वो जाता है एकेडमिक काउंसिल में. हर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल होती है जो आपकी मेरे ख्याल से इसमें होती है आपके UGC की होती है. UGC कंडक्ट करता है. UGC क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है. तो कुछ जो आपके UGC 12B एक सर्टिफिकेशन होता है, UGC 12B, वो अगर आप एक यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन लेती है या उसका हिस्सा लेती है 12B का, तो यूनिवर्सिटी विल पे, UGC विल पे दैट यूनिवर्सिटी. ओके. अगर वो कहते हैं कि मैं UGC 12B नहीं लूंगा, मैं खुद ही सेल्फ सस्टेनिंग यूनिवर्सिटी बनूंगा, अपना ही खुद चलाऊंगा, खर्चा अपना करूंगा, विल नॉट टेक एनी ग्रांट्स फ्रॉम यू, तो वो अपने सेल्फ फाइनेंस्ड होती है. जैसे शाद है सेल्फ फाइनेंस्ड, MIT सेल्फ फाइनेंस्ड, शिवनाथर इज सेल्फ फाइनेंस्ड, गलगोटी इज सेल्फ फाइनेंस्ड. दे आर नॉट हैविंग UGC 12B. DU जितनी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, वो UGC 12B
लेते का सर्टिफिकेशन, जैसे एनआरएफ रैंकिंग होती है ना, या नैक ग्रेडिंग होती है ना, इस तरीके से यूजीसी 12 भी होता है। तो दे तो उस पर यूजीसी के रूल्स भी चलते हैं। यूजीसी के रूल्स भी प्रॉपर आपके कहते हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के क्या रूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स उसकी टीचिंग होनी चाहिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर जो उसके ऊपर होता है उसके क्या नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए, क्या टीचिंग रोल होने चाहिए, एक प्रोफेसर के नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए, आउट ऑफ 40 कितने आवर्स है उसका टीचिंग का होना चाहिए, कितना रिसर्च का होना चाहिए, वो रूल्स वहाँ अप्लाई होते हैं। अब आप 12 भी नहीं ले रहे तो आप अपने रूल्स चला रहे हो। तो दीज यूनिवर्सिटीज आर नाउ कमिंग अप विद दिस। तो और वो डिसाइड करते हैं कि आपका ये सिलेबस स्ट्रक्चर कैसा होगा। पूरी आजादी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी हो, आप अपना खुद करिकुलम बना सकते हो, अपना खुद कर सकते हो, डिग्री भी आप दोगे। करेक्ट। ऑटोनोमस में डिग्री का ऑप्शन आता है AKTU से। ऑटोनॉमी से है आपके पास कि चलो एग्जाम भी हम कंडक्ट कराएंगे बट डिग्री आप दोगे। अगर आप डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बनते हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जैसे KIIT बन चुका है, तो उसमें कोशिश होती है कि हाँ भाई आप भी डिग्री देने लायक बन जाओगे, आप खुद ही डिग्री दोगे। से ऐसे कॉलेजेस का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे जज करेंगे फिर? जो वो फैकल्टी को देखिए, मैं तो कहूंगा कि फैकल्टी को देखिए, बट फ्रॉम अ फैकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखो आप तो स्टूडेंट परस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं, राइट? आप देखेंगे इवन योर पेरेंट्स विल सी के भाई फैकल्टी को देखो, क्या उनके क्वालिफिकेशन है, क्या नंबर ऑफ साइटेशंस हैं, क्या नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एक बहुत बड़ा डोमेन है। 4 ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, या कोई भी उनको कर सकता है, नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, जो आगे 50 साल तक आपको जॉब देंगी। ओके। हाई पेइंग जॉब। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन B, AI, एंड देन साइबर सिक्योरिटी, IBAC। तो इनमें से पहला जो आपका IoT आता है वो रिक्वायर करता है कि आपको एम्बेडेड सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की पूरी नॉलेज हो। वो बेस तैयार करता है आपका। तो इसके पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं या ट्रेनर्स हैं नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है, इंक्लूडिंग मी। आपने बीटेक IoT लॉन्च कर दिया, IoT के AKTU के अगर आप करिकुलम निकाल कर देखेंगे तो 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चेंज है, एक सब्जेक्ट लगा दिया इंट्रोडक्शन टू IoT, एक लैब लगा दी। 6th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट लगा दी, एक लैब लगा दी। बीटेक इन AI/ML है, 5th सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करके AI/ML का कोई लैब कोर्स लगा दिया। ऐसे आपका बीटेक इन डेटा साइंस है तो डेटा साइंस का लगा दिया। बाकी सारे कोर्सेज सेम है, सेकेंड ईयर सेम है, फर्स्ट ईयर सेम है, फाइनल ईयर सेम है, सिर्फ थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट का चेंज कर दिया। तो सर इसके बेसिस पे कहीं किसी को पर्टिकुलर डोमेन में जॉब मिलेगा? कैसे होगा? तो अच्छा एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है? रोबोट दिखा दिया जाता है AI/ML का, और वो रोबोट्स की इमेज कहां से ली गई है? ESET NOD32 नाम का एंटीवायरस है, उसके इमेजेस लगा दी गई है। उन लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है बच्चा AI/ML कर लेगा, रोबोट बना लेगा। करेक्ट। बच्चा रोबोट बन रहा है। जो एक प्रिविलेज क्लास तो बैठी है ना, जिसके पेट भरा हुआ जेब गरम है, वो ही बीटेक कर रही है, बाकी नॉर्मल पर्सन कोई बीटेक नहीं कर रहा है। इसलिए IIT में 40% सीट्स ही भरी गई थी इस बार भी। पीपल नॉट ऑप्टिंग फॉर बीटेक, दे आर गोइंग फॉर BCA और BSc कंप्यूटर साइंस। 3 साल में फिनिश हो जाता है, उतने वैसे वही सब्जेक्ट्स आपको वहां भी पढ़ने हैं, तो आपका 1 साल भी बच गया। करेक्ट। लेस प्रेशर, लेस एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आधे ज्यादा जो बच्चे वो एक्सपेक्टेशंस के मारे रह जाते हैं। ट्रू सर, दैट इज हैपनिंग। और नॉट ओनली दिस, मैं आपको बताऊं कि ऑफिस, देखो कॉर्पोरेट ऑफिस का सबने देखा है, पॉलिटिक्स होती है, जो क्यूबिकल जो सीरीज चली थी, राइट? कोई ये ऑफिस पॉलिटिक्स कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि नो वन डेयर्स टू टेल द वर्ल्ड। दो कई लोग होते हैं इंस्टीट्यूशंस में अपने, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो 20-25 साल से हैं, तो अब वो इंस्टीट्यूशन के हेड हो गए, बाप हो गए एक तरीके से। यस, दे विल गवर्न। कुछ ऐसे करते करते आगे बढ़े। जी सर, आप जो कहेंगे सर बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया सर, जी सर, कभी ना नहीं करी, कुछ में ना करी, किसी और को ना करी, उनका ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो उस लेवल पे आके टीचिंग हो जाती खत्म। हेड और डीन्स के लेवल पे टीचिंग खत्म हो जाती है। दे डोंट टीच, दे डोंट गो टू द क्लासेस। जब मैनेजमेंट जो रन कर रहा है कॉलेजेस को, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट टीचिंग। उन्होंने शायद बाहर से पढ़ के आए हैं, उनके बच्चे बाहर से पढ़ के आए, लंदन की एजुकेशन सिस्टम दिमाग में लेके और भारत में इंप्लीमेंट करने सोच रहे हैं, यहां भी ऐसा ही हो।
मेरा इंटरव्यू हुआ था, हम्म तो मुझसे पूछा गया था कि आपका फील्ड क्या है। मैं कहा देखिए मेरा डेटा साइंस का फील्ड है। कहते हैं आपने कैगल जो वेबसाइट है, क्या आपने उसके ऊपर आपने आपका कितना स्कोर रहा है। मैं कहा सर मैं कैगल कॉम्पिटिशन्स नहीं करे, तो मेरा आईओटी फील्ड है, तो देन आईओटी के साथ साथ मैंने डेटा साइंस मैंने कर लिया। अब आप बताइए कि आईओटी में आपके पास क्या है। हम्म मैं कहा सर मैंने ये सभी बनाया हुआ है, सारा किया हुआ है। तो जो पर्सन जिसने इंटरव्यू लिया था उनके पास सिर्फ दो चीजें हैं। अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग फील्ड से आ रहे हैं हम्म तो आपसे पूछेगा कैगल टैगल के को बारे में क्या? बताओ क्या कॉम्पिटिशन के। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर से आ रहे हैं, हम्म अगर डीएसए बहुत चल रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट या बहुत चल रहा है, तो आपका लीड कोड का स्कोर पूछेंगे आपके कितने स्टार्स हैं। हम्म बस ये दो चीजें उनको दिमाग में, बाकी एकेडमिक्स का उनको एक ए तक नहीं पता। हाउ टीचर्स टीच इन द क्लास, हाउ द सिलेबस इज कवर्ड, दे डू नॉट नो एनीथिंग। मैंने कभी कल परसों में मैंने मीटिंग में कहा कि सर, मैंने हेड पे ही कहा था कि भाई ऐसा सैटरडे सारे वर्किंग करने का कहा था, तो व्हाट आई सेड मेंशनड, तो मैंने कहा कि भाई आप टीचर समझे हमको। मैं कहा जो मैनेजमेंट है दे शुड कम एंड टेक 1 आवर एनी डे, 1 आवर क्लास लेके देख लें, मैनेज कर दे, पढ़ा दे, 1 घंटा पढ़ाएं एक सब्जेक्ट को लेके, जो सब्जेक्ट में वो पारंगत हो, या 30 साल पहले सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, पढ़ाएं, आप नोट्स लेकर आए, बनाएं, पढ़ाएं और बताएं बच्चों को, एंगेज करें पूरी क्लास को, तब शायद पता चलेगा कि टीचर्स क्या काम करते हैं। ट्रू सर। सिर्फ ये टीचिंग नहीं होती, मैं आपको अभी लिस्ट बताऊंगा कि टीचर्स इसके अलावा क्या क्या करते हैं। सो दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। टीचर्स की टीचिंग सेकेंडरी कर दी जा रही है, बाकी काम जो क्लरिकल वर्क है बिकॉज ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एनबीए, कागज कार्रवाई इतनी बढ़वा दी है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के नाम पे आउटकम जो एक्चुअल स्टूडेंट्स होने चाहिए थे वो हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा सर। सो ये सारा एक स्टूडेंट्स की तरफ से भी लैकिंग है, प्रोफेशनल लेवल पे भी लैकिंग है। अब एक टीचर जैसे है जो अपनी फैमिली को भी संभाल रहा है, अपनी पर्सनल लाइफ हैंडल कर रहा है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हैंडल कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत वहां पे दिक्कत, एक कोई इवेंट हो रहा है तो उसे धमकी देके बुलाया जाता है हेड के द्वारा, आइए विद इन 5 मिनट्स मैनेजमेंट को लिस्ट भेज दी मैंने आपकी, कौन कौन नहीं आ रहा है। ये भी होता है। जो इनको अपनी जॉब रखनी है, उनका घर चलाना है अपना, तो चुपचाप आ जाते हैं, दे डोंट स्पीक। सर पहले ऐसा होता था ना कि टीचर को गुरु का दर्जा दिया जाता था, बिकॉज वो एक स्टूडेंट की लाइफ को मोल्ड कर सकता है किसी भी तरीके से, अच्छा बुरा, डिपेंड्स ऑन द टीचर अलॉट, राइट। बट आजकल वो टीचर को खुद के ऊपर, जैसे आप बता रहे हैं, इतना प्रेशर है, तो कहीं वो खुद को उस स्टैचर पे रखेगा टीचर भी, क्या मैं इन बच्चों की लाइफ बदल सकता हूँ, इफ आई डू। टीचर को पता है कि वो बेइज्जत होने के लिए आए यहाँ पर। 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे बनता है ना, करेक्ट, राइट। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है। दिस इज द कॉमन थिंकिंग इन द मासेस। क्या एक्सपेक्ट करोगे आप यार। आप टीचर को, आप देखो स्कूल टीचर भी उतनी मेहनत करता है जितना कोई कॉलेज प्रोफेसर मेहनत करता है, लेवल थोड़ा अलग होता है क्योंकि काम ज्यादा हो जाता है। मैं आपको काम दिलाऊंगा तो बोलते ये भी करते हैं। क्या क्या होता है एक प्रोफेसर की लाइफ में। चलो मैं बताता हूँ, कई पार्ट्स में हम देखेंगे। पहला पार्ट है हमारा टीचिंग इन एकेडमिक्स, जो प्राइमरी हमसे बोला जाता है, क्लासरूम लेक्चर्स। वीकली हमारा लोड होता है 18 आवर्स का, 18 मिनिमम 22 आवर्स का भी जाता है वीकली लोड, 5 डेज अ वीक, ठीक है। प्रैक्टिकल लैब सेशंस भी होते हैं आपके, ऑलराइट। सिलेबस कवरेज हमें देनी पड़ती है, आज पर यूनिवर्सिटी प्लान के कितना कवर हुआ वो सिलेबस। लेसन प्लान खुद बनाते हैं, टीचिंग प्लान खुद बनाते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं, पीपीटीज, नोट्स, क्योंकि बच्चे एंड में सिर्फ नोट्स मांगते हैं, हैंडआउट्स मांगते हैं, ई कंटेंट जो बनाता है वो प्रिपरेशन होता है। फिर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, क्लास के बाद भी, राइट। ट्यूटोरियल क्लासेस अगर अलॉट की जाता है वो भी होती है। फिर आता है असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन, यूनिट टेस्ट। अब जैसे हमारे ST1, ST2, ST3 पहली बार हो रहा है, ST4 जो बच्चे जिन्होंने पहला दूसरा तीसरा नहीं दिया, जिनकी अटेंडेंस बहुत ही पुअर रही है, उनके लिए भी अलग से पेपर होगा, उसमें भी ड्यूटी लगेंगे हमारी। इवैल्यूएशन भी होता है, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, ठीक है। असाइनमेंट्स एंड क्विजेस ऑर्गेनाइज करना, 5 असाइनमेंट 10 क्विज देनी होती है हर टीचर को, हर सब्जेक्ट की। आंसर शीट्स की इवैल्यूएशन, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप विद इन 48 आवर्स सारी शीट्स चेक करके मार्क्स लगाए, पूरा अवार्ड शीट तैयार करके आपको दे। इंटरनल असेसमेंट मार्क्स सबमिशन होता है कंप्लीट,
आपका जैसे इंटरनल आपका प्रैक्टिकल हो गया, आपके कितने असाइनमेंट्स हो गए, कितने क्विज हो गए, कितने आपके सेशन टेस्ट में मार्क्स हैं, उन सब का जोड़ के पूरा एक फॉर्मूला एक्सेल शीट पे पूरी जिंदगी बीत जाती है टीचर की। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराना, ठीक है, प्रीवियस आंसर शीट इवैल्यूएशन, अगर मान लो बीच में अगर पीएचडी के लिए काम के लेके जाना पड़ेगा तो छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, उसकी भी हमें ओडी ऑन ड्यूटी नहीं मिलता। सीएल जो कैजुअल लीव है वो कट होती है, तो उसमें हमारा सैलरी ना कटे तो उसमें अप्लाई करनी पड़ती है इफ एचओडी परमिट्स। फिर स्टूडेंट एकेडमिक सपोर्ट, एकेडमिक मेंटरिंग एंड प्रॉक्टरिंग। मेंटरिंग में क्या होता है, 80 बच्चों की क्लास है हमारी, यस वी हैव 80 पीपल, 80 स्टूडेंट्स अ क्लास, 40 दो मेंटर्स बना देंगे, उनका पूरा स्कोर कार्ड 12वीं 10वीं से लेकर पूरा उनका ग्रेड कार्ड बनता है, वो सेव करना होता है अपने पास। कहाँ रह रहा है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो यहाँ कहाँ रह रहा है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको लेटर्स भेजे जाते हैं, उनके फोन में बच्चों से बच्चा अगर नहीं आया पेपर देने, बेटा आप क्यों नहीं पेपर देने आए हैं, आपको पेपर देने आना था, ST1 नहीं दिया आपने, पेरेंट्स को बताया जाता है। ये भी काम टीचर्स कर रहे हैं। इससे तो कोई और भी कर सकता है। नहीं रखेंगे, मनी मनी मनी, वो हमें पे कर रहे हैं ना सब कुछ करने के लिए, तुम गुलाम है सिस्टम के। माइनर प्रोजेक्ट की गाइडेंस, मेजर प्रोजेक्ट की गाइडेंस, पूरी गाइडेंस मतलब पूरा। बच्चों को रिपोर्ट लिखना नहीं आता, नहीं आता सर, तो रिपोर्ट हम ही लिखते हैं उनकी, बनाते कि ऐसे फॉर्मेटिंग होती, ये होता है, टाइटल पेज ऐसे बनता है, 16 14 12, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3, फिर टेक्स्ट 10 टेक्स्ट होता है, टाइम्स टू रोमन लगाना होता है, स्पेस दे दे के आगे वो बीच में टेक्स्ट लगा देगा, कंट्रोल ई करोगे तो बीच में आ जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट वर्ड के अंदर। इंटर्नशिप की गाइडेंस, जो फाइनल ईयर में बच्चा आता है वो इंटर्नशिप करके आता है, उसका प्रेजेंटेशन देखनी होती है, उसी फील्ड में 20 मिनट का लंच भी होता है, और लंच के अंदर भी बीच में बच्चा भी आता है। कैरियर गाइडेंस हमें करते रहनी होती है। अब ये तो 3 हो गए। रिसर्च एंड प्रोफेशनल वर्क भी एक्सपेक्टेड है। रिसर्च पेपर राइटिंग, साल में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करने होते हैं। पब्लिक कॉन्फ्रेंस हो, FDP हो, वर्कशॉप हो, रिसर्च प्रपोजल की प्रिपरेशन हो गई, पेटेंट हो गए, सब्जेक्ट की अपग्रेडेशन, सेल्फ लर्निंग, मूक्स, NPTEL के कोर्सेज जो NPTEL के आपको सर्टिफिकेशन लेने होते हैं, कोई ना कोई आपको FDP अटेंड करनी होती है, कोई सर्टिफिकेशन सही होता है। फिर आता है डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। डिपार्टमेंट की मीटिंग्स ऑलमोस्ट रोज होती है, 4:30 बजे या 1:30 बजे। 1:30 बजे मतलब 1:10 से 2:20 में लंच होता है, 1:30 बजे मीटिंग रख दी जाती है। 4:30 क्लास ओवर होती है तो 4:30 बजे 4:35 में मीटिंग रख दी जाती है और चलती 5:30 तक। सब्जेक्ट वाइज कोर्स फाइल प्रिपरेशन, कोर्स फाइल में कंटेंट आपका आता है, विजन मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, विजन मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट, देन क्लास टाइम टेबल, फैकल्टी टाइम टेबल, इंडिविजुअल टाइम टेबल जो होता है, फिर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उनका क्वेश्चन पेपर्स, उनका गैप एनालिसिस, उनका COP अटेनमेंट, कोर्स आउटकम एंड प्रोग्राम आउटकम अटेनमेंट मैपिंग कैसे हो रही है, वो कैलकुलेशन दिखानी है, आपने क्या गैप एनालाइज किया, क्या आपने एक्शन टेकन लिया, वो पूरा दिखाना होता है। एक पूरी फाइल बनती है एक एक कोर्स की। लैब सब्जेक्ट कोऑर्डिनेशन, उसकी भी लैब के कोर्स फाइल बनती है। एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन आ गया सारा का, NAAC और NBA के लिए आ गया। फिर इंस्टीट्यूशनल ड्यूटीज, कमिटी मेंबरशिप, आप एग्जाम सेल में हैं, आप IQAC में हैं, आप iNurture जो हमारा इसमें इसका स्टार्टअप्स के लिए है उसके अंदर है, तो आपके एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और ब्रैकेट में लिखा जाता है मैंडेटरी। एडमिशन काउंसलिंग, एडमिशन में भी काम होता है, बच्चों को बताया जाता है कि आपको CS क्यों लेनी है, क्यों नहीं करना। सैटरडेज को भी बुलाया जाता है, संडेज को भी बुलाया जाता है। ऑफिशियल इवेंट जितने होते हैं वो सैटरडेज और संडेज को होते हैं, आप उसमें भी भागीदार होना है आपको, नहीं होगे तो आपके ऊपर निगाह रखी जाएगी। यूनिवर्सिटी मैंडेटेड ड्यूटीज है, जो आपके ड्यूटीज होती हैं, और इवैल्यूएशन होता है वो भी आपको करना है। फिर रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस, यस वी हैव टू रिपोर्ट आवर रिपोर्टिंग ऑफिसर्स। मेरा जो HOD डिपार्टमेंट जो हेड है वो मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर है। अटेंडेंस एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस है, मार्क्स, रिजल्ट्स और रिपोर्ट सबमिशन होते हैं। फीडबैक एनालिसिस होती है, स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, उसमें डायरेक्टर और HR जाते हैं, हर कमरे में टीचर्स को बाहर रख दिया जाता है, बच्चों से फीडबैक लिया जाता है, और बेस्ड ऑन फीडबैक आपका इंक्रीमेंट डिसाइड होता है। और सर इतना सारा कुछ करने के बाद बोलते हैं टीचर कोई भी बन जाता है जो कुछ नहीं बन पाता। इंक्रीमेंट की बताता हूँ, 1% इंक्रीमेंट, 1%, यस, शारदा में यही हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। 3% इंक्रीमेंट, स्लैब्स बता रहा हूँ आपको मैं, 1% स्लैब, 3% स्लैब, 5% स्लैब एंड 7% स्लैब। टीचर 7% में भी खुश हो जाता है।
अच्छा, यहाँ कॉर्पोरेट्स में बिना 30% के लोग मानते नहीं है। इट्स अ मिथ, लोगों को पता ही नहीं है। 30% छोड़ो, इतने स्क्रैप्स में काम कर रहा है वो, और सैलरी कट्स होते हैं। कोविड के समय सबके 50% कट्स हुए, मेरे भी हुए थे। मैं केईसी में था, कृष्ण कॉलेज में था, कुछ में तो वापस कर दिए, 2 महीने के अभी तक केईसी ने वापस नहीं किया था। जो उनके मालिक है वो जानते होंगे, खा गए पैसा सारा। और जब डायरेक्टर बदल गए, तब ने नए डायरेक्टर से बोला कि भाई आप हमारा करिए, कि वो मैं नहीं जानता, वो पुराने वाले की बात है, मैं नए पुराने वाले की बात नहीं करूँ। दिस इज ये तो मैंने अभी बहुत शॉर्ट लिस्ट आपको दी है। बाकी जो प्रोफेसर्स हैं और बाकी और ड्यूटीज है, फ्लोर ड्यूटीज होती है। फ्लोर ड्यूटी हर फ्लोर पे आपको मॉनिटरिंग करनी है। 8:50 से 9:10 के बीच में टीचर्स आए कि नहीं आए क्लास में, बच्चे बाहर तो नहीं घूम रहे। लेकिन सर इतना कुछ अगर एक प्रोफेसर करेगा तो जो उसका मेन काम है बच्चे को मोल्ड करना, पढ़ाना, टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड, राइट, कैसे कर पाएगा वो? उसके पास तो मेंटल बैंडविड्थ ही नहीं है। बस वही चीज है, सिक्योरिटी टाइप कन्वर्जन, मार्केटिंग, कॉलिंग पेरेंट्स, कोल्ड कॉलिंग पेरेंट्स है, मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, इवेंट मैनेजमेंट होता है, ये काम है। अब हो गया, दिस इज एकेडमिक प्लस रिसर्च, और कह सकते हैं मल्टीटास्किंग पियोन। एग्जैक्टली, तो वी आर अ मल्टीटास्किंग पियोन, डिसिप्लिन गार्ड, हमसे सब एक्सपेक्टेड है। बस हमारी सैलरी थोड़ी ज्यादा है, हम और कुछ नहीं है। आई एम अर्निंग मोर देन 85K, तो शायद इसलिए इंस्टीट्यूशन मुझे खरीद रखा है और मैं काम कर रहा हूँ। तब जाके कई बच्चों से भी सुनना पड़ता है क्लास के दौरान। अगर मान लो बच्चा नहीं आ रहा है क्लास में या बदतमीजी कर रहा है, तो मैं बोलते हैं कि भाई फिर अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, तो वो मुंह पे बोल देता है, मतलब सर आपको लगानी पड़ेगी अटेंडेंस, फीस दिए मैंने। आपके मुंह पे क्लास में बोल देगा, आपको क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? True. But then ये केस यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, और डू वी सी इट इन दी गवर्नमेंट सेक्टर्स आल्सो कि टीचर्स पे इतना प्रेशर है, और उसके बाद अगर इतना प्रेशर है, आइडियली कैसे आप आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हो? और गवर्नमेंट में इनफैक्ट बच्चे के सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा जैसे जब जाता है ना, तो वो इमेज लेके जाता है कि अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता टीचर्स कुछ कह रहे हैं नहीं कह रहे। बाद में वो रियलाइज करते कि हाँ सही कह रहे थे। कई बच्चे होते हैं जो क्लास में सुनते हैं आपकी, एक एक चीज सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, बट आपसे मतलब खत्म। अब आप उस क्लास को नहीं पढ़ा रहे, आपके हाथ में उसके मार्क्स नहीं है। तो फाइनल ईयर में जैसे जब आता है, जब अपने नोटिस कराने आता है ना, वो आपको सामने देखेगा और मुड़ के निकल लेगा, एज इफ यू आर नोबडी। ये हुआ ऐसा। आई वाज इन जाफरपुर, चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉन्ट्रेक्चुअल था मैं गवर्नमेंट में। तो यही हुआ था कि मैं 5 साल वहाँ पढ़ाया, तो बच्चे जब पास आउट हो गए, जिनको मैंने 3rd ईयर में पढ़ाया, 2 सेमेस्टर उनको लगातार पढ़ाया मैंने। अब वो बच्चे जब आए नोटिस करके, तो सामने लेके मुंह फेर के निकल लिए, एज इफ हमें फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो क्या हो, हमें मार्क्स मिल गए, हमारा काम हो गया। तो स्टूडेंट्स आर बिकमिंग लाइक दिस एज वेल। वो हाउ डू वी पुट एन एंड टू इट? बिकॉज अगर ये स्ट्रक्चर रहा, वी आर हेडिंग टू नोवेयर। मतलब कहीं जाएगी नेक्स्ट जनरेशन, कहीं जाएंगे जो टीचर्स है, वेयर डू वी गो? पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उन बच्चों के? कुछ नहीं कर रहे सर, नहीं कर रहे। पेरेंट्स सीधा बोलते हैं फोन पे, सर बच्चे को हमने आपके भेजे, आप संभालो। मैं कहा बच्चा आपका हम क्यों डिसीजन लेंगे? सही बात है सर। एक स्टूडेंट और है मेरे क्लास में, 2nd ईयर में मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी 28% अटेंडेंस है, 28% पूरे सेमेस्टर की। आप सोचिए कि अगर 50 लेक्चर्स हो चुके हैं एक सब्जेक्ट में, और टोटल अराउंड 450 लेक्चर्स हो चुके हैं हर सब्जेक्ट का मिला के, तो आप 28% अटेंडेंस है आपकी। और उसके फादर को, ही इज फ्रॉम आर्मी, और उसको वीआरएस लेनी पड़ी अपने बच्चे की स्टडी के लिए। और वो बच्चा 1st ईयर में था, तो लड़ाई झगड़े वगैरह किया करता था। उससे रोज बोलता हूँ कि भाई कर ले, सर मैं आपको कल ही असाइनमेंट दूंगा, आपको कल ही सारे असाइनमेंट दूंगा। वो कल आज तक नहीं आया। आएगा भी नहीं सर, कैसे आएगा? ये दिक्कत है। कई बच्चे ऐसे मिल जाते हैं। अच्छा, नॉट ओनली दिस, एग्जाम के दौरान बता रहा हूँ, एग्जाम के आजकल चीटिंग बहुत एक्सेप्टेड फैक्ट हो चुका है। चीटिंग ऐसा हो गया कि जैसे हाँ कर दिया तो क्या हो गया, जैसे गाली बोलना होता है एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया, ऐसी चीटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड। कैसे? एक क्लास में होता है, जैसे आपके नॉर्मली होता है कि 2 कोर्सेज आपके बैठते हैं, जैसे एक 2nd ईयर 3rd ईयर बैठता है, ऑल्टरनेट होके बैठते हैं, ठीक है, 7 कॉलम्स हो गए, उसके हिसाब से बैठता है। मुझे पता लग जाता है कौन कैसे चीटिंग कराता है, कैसे करता है। होता क्या, सिंपल सा शीट खोल के रख देगा, पीछे वाला देख रहा होता है आराम से,
उसने पेपर कर लिया है, हम्म वो खोल के रख देगा। ये आगे वाले बता रहा हूँ, आगे वाले जो पीछे को दिखा रहा है। फिर जब मैं आता हूँ या कोई और आता है ऐसे, मैं कहा क्या शीट को खोल के रखी है? हम्म सर सोच रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। मैं कहा बंद कर इसको, शीट बंद कर, जब तेरा काम होगा तो शीट बंद कर। अच्छा, अब पीछे वाले कैसे करता है? आगे वाला सिग्नल देता है, टू बताइए, तो पीछे देखते हैं वो खोल के रखे, ये चल रहा है। अच्छा, अब टीचर को कैसे आपको भ्रमित करना है कि आप पे ध्यान ना जाए? तो एक तरफ ये चल रहा होता है, एक तरफ कोई होगा, कोई ना कोई एक होगा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठा है। उसको पहले ही बोल के लाते हैं कि तेरे सर साइन नहीं हुए, सर कितना टाइम बचा है, बस उसको उसमें होगा, इधर होगा, पूछ लिया। अब दो लोग होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का यूजीसी का रूल है कि 24 बच्चों पे एक इन्विजिलेटर होता है। तो अगर इफ दे आर मोर देन 24 स्टूडेंट्स इन एग्जाम रूम तो 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं। उसमें भी एक्सपेक्ट होता है कि भाई फैकल्टी अपने जो भी ड्यूटीज आप कर रहे हैं, इन्विजिलेशन ड्यूटीज कर रहे हैं, तो आप फोन का इस्तेमाल ना करें। कई फैकल्टी फोन का इस्तेमाल करते हैं। इवन हाँ, मैं तो एक बार परेशान हुआ था, इनफैक्ट माय मदर हेल्थ वाज नॉट गुड, तो मैं कुछ दवाई सर्च कर रहा था, तो मेरा कैप्चर हो गया था, मेरे को फिर मेल आ गया था, शो कॉज नोटिस आ गया था, आप एक्सप्लेन करिए कि आप फोन क्यों यूज कर रहे हैं। मैं कहा दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट टाइम और मैं अब नहीं करूंगा ऐसा। बाकी कई लोग यूज करते हैं। और सर आजकल तो चीटिंग की टेक्निक्स इतनी आ गई ना, स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, स्मार्ट ग्लासेस। नहीं, वो तो हम रखवा लेते हैं, स्मार्ट वॉचेस हम रखवा लेते हैं, मोबाइल फोन रखवा लेते हैं। मोबाइल फोन के बार बच्चा नहीं बताता तो एंड में फ्लाइंग ड्यूटी पे जो आते वो चेक करते, फोन निकला और वही एविडेंस निकला तो उसका यूएफएम बन गया। हाथ में लिखा होता है बच्चों ने, डेस्क पे लिखा होता है, 0 साइज की फोटोकॉपी करा के लाते हैं सर। वो तो होता है। अभी जब जब कोविड चल रहा था उसमें मास्क के अंदर रख रखे थे। अच्छा, जहाँ पे सलवार कमीज है गवर्नमेंट में भी, तो ऐसे करके उसके ऊपर अंदर चिट लगा रखी है। वॉशरूम्स में रखी हैं चीजें। वॉशरूम्स में तो खैर वो साफ होते रहते हैं, वो पुराना हो गया। अब ये नए हैं, ये ऐसे नीचे झुक के इधर होता है, इसमें भी होता है, हर जगह फ्रिस्किंग जहां पर होनी होती फ्रिस्किंग। फिर ये स्टूडेंट्स, अब ये सोचे, ये स्टूडेंट्स बगावत कहाँ करेंगे का? और क्यों ही करेंगे सर बगावत, जब पहले ही इनको सब चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूँ, जेब गरम है, पेट भरा हुआ है, तब भी आपको चीटिंग करके किसी की मेहनत चुरा के, और जो चुराने जिसका चोरी हो रहा है ना वो खुश है। हाँ। मैं दोस्ती निभा रहा हूँ, निभाने दोस्ती निभाने तो फीस पे करा दे उसकी। अगर ये करना था तो ये कर देना। तो पेरेंट्स बेवकूफ जो तेरी फीस भर रहे हैं, ये तो उसके भी भरवा देंगे। पर सर इस सब के बीच में जो बच्चा एक्चुअली पढ़ना चाहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चा पिस जाता है ना। फिर तो पिसेगा वो बच्चा क्यों नहीं बोलता क्लास में? तो उसको अच्छा, हर बच्चे को नहीं, हर बच्चे को पता होता है कि कौन क्लास में चीटिंग हो रही है। बच्चे को सब पता होता है कौन चीटिंग करता है, कौन नहीं करता। उस समय इनको यूनिटी आती है। क्या करोगे आप? अब ये देखना पड़ता है, ये रोज होता है। मैं कभी भी, कोई भी एग्जामिनेशन होगा, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ये क्लास आज जो मैं ड्यूटी दे रहा हूं तो यहाँ पे चीटिंग नहीं होगी, होगी ही होगी। ये एक इनहेरेंट नेचर बन चुका है चीटर्स का। चीटिंग इज, अब आशीष चंचलानी जब से चीटिंग के ऊपर मजाक बना के उसको ग्लोरीफाई कर दिया, तो ऐसे होंगे ग्लोरीफाई। आजकल तो इंटरनेट ने बहुत सारी चीज ग्लोरीफाई कर दी ना। ऐसे ही कई बार रील्स आ रही होती है। वैसे भी तभी ड्रॉप आउट कल्चर, पहले ड्रॉप आउट की इतनी बातें नहीं होती थी। किसी का ड्रॉप आउट होता था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, एसेट्रा अदर रीजंस आल्सो, राइट। आजकल ड्रॉप आउट वाया चॉइस होता है कि मैं ड्रॉप आउट कर लेता हूँ, क्या ही मुझे एजुकेशन सिस्टम से मिलेगा, और जो भी है मैं अपने आप खुद पढ़ के एंड आई कैन बी सफाइज फॉर माई सेल्फ। सो डू यू थिंक ये ड्रॉप आउट कल्चर, और उसको ग्लोरीफाई करते हैं दैट ओयो का फाउंडर ड्रॉप आउट था, या फिर XYZ स्टार्टअप का फाउंडर ड्रॉप आउट था और वो मल्टी मिलियनियर्स बन गए। बट आउट ऑफ हाउ मेनी पीपल वो मल्टी मिलियनियर्स हैं, आप वो तो देखो ना। बट आउट ऑफ के नहीं है वो, सिर्फ जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं ना उसके बारे में कोई पढ़ नहीं रहा। करेक्ट। वो सिर्फ हेडलाइन पढ़ के दे दिया, ठीक है। तो ड्रॉप आउट कल्चर इसलिए आ रही है, वो देखा देखी वाला, वही ट्रेंड किकी चैलेंज जैसे चला था। सब लोग अपना माइंड घर पे छोड़ के आके किकी चैलेंज कर रहे थे। किसी की गाड़ी के दरवाजे उड़ गए, किसी के खुद पोल से टकरा गए। किकी चैलेंज में क्या था, लेफ्ट डोर ओपन करके गाड़ी का
और धीरे धीरे गाड़ी चलती रहेगी और वो डांस करना होता है, की वाला गाना, की करके गाना चलता था, उस पर डांस करना होता गाड़ी चलते हुए, गाड़ी के साइड में, हाँ चलती गाड़ी में। अगर चलती गाड़ी में, जैसे गाड़ी जा रही है तो अगर आपका राइट हैंड रिवर जैसे ये वाला हाँ। व्हील है, ठीक है, तो उस पर गाड़ी चल रही है, इस तरफ का डोर ओपन करके बाट की डांस करते करते जाना था। उसमें लोग बीच में पोल आ गए तो कोई पोल से टकरा गए हाँ, हैं, किसी कहीं ध्यान नहीं दिया किसी ने तो किसी से टकरा गए, हाँ। या किसी ध्यान नहीं दिया तो किसी गेट खत्म हो गए, अब डेंट पड़ दिमाग गया। कहाँ छोड़ गए हैं। तो आप सोचो ना, ये जनता वही सोच है, ये वही जनता है जो चिकन लेग पीस वाला ट्रेंड को वायरल कर देती है टिकटॉक पे। ये वही जनता जो पुनीत सुपरस्टार के नाली में कूदने वाले कंटेंट को वायरल कर देती है। यस सर। तो पीपल नो कि लोगों को बिग 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 बॉस पसंद है, तो ऐसी सिविलाइजेशन ग्रो नहीं करेगी। ऐसे सिविलाइजेशन को अफीम पकड़ा दी जाएगी, लो भी तुम लड़ो आपस में, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है, वही करते रह जाओगे। और वही तो हो रहा है सर आजकल पॉलिटिक्स में भी, अगर हम देखें क्या कितने अच्छे से सबको ब्रेन वॉश करके चुप करके सब लोग बैठे हुए हैं, नथिंग इज हैपनिंग। और जो क्वेश्चन रेज कर भी रहा है उसको इस तरीके से चुप करा दिया जाता है कि अगला बंदा सोचता है यार क्यों ही मैं इस पचड़े में पड़ूं। वही तो फंडा, वो उसका खबर ही नहीं मिलेगी आपको कभी, वो हुआ क्या है। वनतारा का क्या हुआ, वनतारा में Nothing आया था, इंडिजिनस एनिमल्स के ऊपर बात हुई, बट वो बड़े साहब हैं तो उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। ना वंतारा का पीआर अगर आप देखो बड़ी ग्लोरीफाइड पिक्चर दिखाते हैं कि द बेयर इज रेस्टिंग, द एलिफेंट इज डूइंग वेल, दिस दैट, बट व्हाई, व्हाट इज दिस हैपनिंग, कहाँ गया वो जितना वो इसलिए बवाल उठा था। वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे साथी, मेरे जो बीटेक के दोस्त थे मेरे साथ में, वो सब उसी आइडियोलॉजी का पार्ट बन चुके हैं, राइट विंग आइडियोलॉजी का। वो हर चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है, एज लॉन्ग एज दैट ही मिस्टर इज बीइंग इलेक्टेड बाय हुक एंड क्रुक। लेकिन सर आपको नहीं लगता, अगर मतलब मुझे अपने पर्सनल लेवल पे कई बार ऐसा लगता है, अगर वन पर्सन इज कमिंग इनटू पावर अगेन एंड अगेन, राइट, दूसरों का तो सही खत्म हो गया, वो तो इवेंचुअली आपको दिख ही रहा है, बट वो पर्सन भी आफ्टर सर्टेन टाइम ब्लाइंड हो जाएगा बिकॉज उसको तो लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है ना, और these people have to bear with it। एक्चुअल में लोगों को ये, जिन लोगों को पता है वो पता है, मेरी बात से एग्री करेंगे, बट कई हेटर्स कहेंगे कि पहले भी तो होता था, पहले भी तो होता था, वो पुराने एग्जांपल्स देते शुरू कर देंगे। भाई पहले की जनरेशन अलग थी, और अभी जो पावर में आ रखा है ना उसको पता है कि वो पावर में क्यों आया है, वो तैयारी करके आया है पावर में आने की। The power of social media is huge। अगर आपके पास लोगों को मैनिपुलेट करने की ताकत है, उनकी सोच को मैनिपुलेट करने की ताकत है, जैसे कि आपको सपोज लेट्स से गैजेट्स पसंद होंगे, मे बी कौन से गैजेट्स पसंद है आपको? तो सर कुछ भी होगा, फोन ले लीजिए फॉर एग्जांपल, somebody is too much into phone। चलो हेडफोन्स की बात करते हैं, आजकल ये हेडफोन्स आ रहे हैं बूम बास्ट वाले, बढ़िया आ रहे हैं, है ना। आपने हेडफोन्स की बात की तो आपको भी ऐड भी दिखने शुरू हो जाएंगे, राइट। आप जहाँ भी सोशल मीडिया देखोगे आपको बहुत हेडफोन का ऐड दिखेगा। At some point of time you will be compelled to click on that ad and go to that and add that item to your cart। And even if I click on that ad once, वो अपने आप WhatsApp पे रीड्राइव हो जाएगा, मेरे पास मैसेजेस पे रीड्राइव हो जाएगा, क्योंकि वो कॉल टू एक्शन लगा रखा होता है ना एड्स पे, CTA लगा रखा होता है। CTA आपका WhatsApp के थ्रू होता है नॉर्मली, WhatsApp बिजनेस, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको कंट्रोल कर लिया जाएगा, और आपको लगेगा कि आपको जरूरत है, आपको एहसास करवाया जाएगा कि हाँ यू नीड दिस प्रोडक्ट बैडली, बट इन इफेक्ट नहीं, जरूरत नहीं है आपको। तो इसका बचने का तरीका सिंपल सा है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको लगता है, या नॉट ओनली ऑनलाइन शॉपिंग, आप ऑफलाइन शॉपिंग में जाए, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उसको ना कार्ट में 1 महीने तक रखिए, स्टे इन दैट कार्ट। आप चेकआउट मत करिए, पेमेंट मत करिए, रखिए 1 महीने बाद सोचे क्या इस प्रोडक्ट की जरूरत थी आपको। वो 1 महीने तक तो मैसेज कर करके पागल हो जाएंगे, 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट, वो मार्केटिंग गिमिक इतना ज्यादा चलता है दैट यू आर कंपेल्ड इन अ वे कि या तो उसको मैं हटा ही दूं, ब्लॉक कर दूं, एल्स मैं करके खत्म करती हूँ। बिल्कुल ठीक, यही हो रहा है आपका आज के डेट में। आप देखिए जितने वेजिटेबल्स हैं वो सब एडल्टरेटेड हो रही हैं। मिल्क इज एडल्टरेटेड। आपको पता है मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है डेयरी फार्म में? By giving oxytocin to the cows and all that। नहीं, they are being impregnated। Their span is around cows की लाइफ टाइम कितनी है? मेरे ख्याल से 7 to 8 years। I think 25 times they are impregnated।
क्योंकि इम्प्रेग्नेशन होगा तभी उनके ब्रेस्ट से मिल्क निकलेगा, दैट इज फॉर द काफ, और वो काफ को नहीं मिलता। लुक एट द पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म में इंजेक्शन दिए जाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के, ताकि वो एग प्रोड्यूस ज्यादा करे, और जो लाइफ एक चिकन के एक hen उसकी होती है अराउंड मेरे ख्याल से मे बी 5 to 6 years, वो 3 साल में सूख जाता है पूरा, देन इवेंचुअली दे आर बर्न्ड, लाइव बर्न्ड, और आप वो खा रहे हो, और शायद हमारे जीव की वजह से ये इंडस्ट्री चल रही है। ट्रू सर, दैट इज हैपनिंग। हमारे नीड्स की वजह से ही तो सर इतनी सारी इंडस्ट्रीज बूम हुई है आफ्टर ऑल दैट। A lot of people are now switching to vegan, that's why vegan food की तरफ जा रहे हैं, आपका बादाम मिल्क की तरफ जा रहे हैं, सोया मिल्क की तरफ जा रहे हैं, बट सोया मिल्क इज नॉट गुड फॉर पीपल हु आर हैविंग थायराइड। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। हम तो चलो हम एजुकेशन की बात भी कह रहे हैं, बट स्टिल जो हमारी सोच है ना, हम सोचते हैं कि हम ही इस दुनिया के लिए आए हैं, हम जो करेंगे कोई जवाबदेही नहीं होगी, देयर विल नो अकाउंटेबिलिटी, सो वी हैव इलेक्टेड वन सच पर्सन हु हैज नो अकाउंटेबिलिटी। आई एग्री टू दैट पॉइंट सर। मतलब जब ये लोग पावर में आए थे, दे केम विद अ लॉट ऑफ एजेंडाज, राइट, कि काला धन बंद हो जाएगा, स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी, सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, दिस दैट व्हाट नॉट, राइट, वेयर इज इट एंड हु इज टू आस्क? पिछले 12 साल में आई थिंक 16 लाख करोड़ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजीपतियों के माफ हो चुके हैं, लोन माफ हो चुके हैं। कहां से आएगा 16 लाख करोड़? टैक्स पेयर के पैसे से, हमारे पैसे से जा रहा है। अच्छा, अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ, आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे नोटबुक से आपने हटा लिया, आपने नोटबुक इज जीएसटी फ्री, ठीक है, नोटबुक में पेपर आता है, पेपर जोड़ता है, गत्ता जोड़ता है, गत्ते पे 18% टैक्स है, पेपर पे 18% टैक्स है, तो क्या ही फ्री हुआ? क्या फ्री हुआ? बट आपको एक ऐसे पकड़ा देगा और आप पकड़ रहे हो। अच्छा, दिल्ली की चलो बात करते हैं, वी आर सिटिंग इन दिल्ली। दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में काम हो रहा था, डीएसएसपी में काम हो रहा था, मोहल्ला क्लिनिक्स बने हुए थे, आपने बस एक फॉल्स खबर चला दी, शीश महल चला दिया, उस चक्कर में आपने एक एजुकेटेड पर्सन को आपने निकाल दिया। क्योंकि पीपल इन दिल्ली, अनफॉर्चुनेटली मैं भी दिल्ली हूं, मुझे पता है दिल्ली वालों का सोच है भंडारा वाली सोच है, उनको भंडारा में फ्री खाना चाहिए, और जिसका खाएंगे उसको गाली देंगे, खाएंगे भी चाव से खाएंगे, बढ़िया खाएंगे, और गाली देंगे खाना बेकार है। तो खा क्यों रहते? अपने घर में नहीं बन सकता, चूल्हा खत्म हो गया तुम्हारा, तो जिसका खाएंगे उसी को गाली भी देंगे, उसका फ्री भी कर लेंगे सब कुछ। दिल्ली में 40% जनता ही, अराउंड 40-50% जनता, 3 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली की, उससे 40% जनसंख्या जो एक्चुअल नेटिव दिल्ली की है, दोज आर बोर्न एंड ब्रॉट अप, बाकी सब दूसरे स्टेट्स पे जा चुके हैं या बाहर जा चुके हैं। बाकी जनता है जो यूपी कौन सा बता रहा हूँ, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल, दैट इज उत्तराखंड, उस तरफ से भी आ रहे हैं, आपका ईस्टर्न यूपी का पूरा बेल्ट, आपका बिहार, झारखंड, वहां से लोग काम करने आते हैं, क्योंकि दिल्ली में अभी भी खाना सस्ता है, रहना भी सस्ता है, एटलीस्ट कोई 5 रुपए 10 रुपए में भूखा नहीं रहेगा। यहाँ पर आते जनता रहती है, आपने उनके बिजली के बिल आपने भयंकर बनाकर जो शुरू कर दिए, तो देन वन मैन स्टूड अप एंड देन सेड नहीं, गलत है ये चीज, कॉर्पोरेट एस्पिनाज हो रहा है एक तरह से, कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहूंगा मैं, शब्द कहूंगा एक्सटॉर्शन, आप बड़े लेवल से आपकी हिम्मत नहीं, ये ठीक वही वाली बात है। देखो घर में भी ऐसे होता है कि आप अपने बड़े पे आपने चिल्लाओगे, आप हमेशा अपने छोटे या कमजोर के ऊपर आप चिल्लाओगे, आप मारोगे उसको, वही चीज हो रही है। तो अब जो नहीं बोल सकता उसके ऊपर आपने काट कर दिए, तो फिर देन वन मैन स्टूड अप कि नहीं, मैं बिजली कनेक्शन दोबारा जोड़ूंगा। ही इज एन इंजीनियर, he worked in IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको आपने हटा दिया। और मनीष सिसोदिया वाज द एजुकेशन मिनिस्टर। फिनलैंड से लोग आए हुए थे, फिनलैंड में तारीफ हो रही थी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के डीएसएसबी के टीचर्स की ट्रेनिंग हुई थी, बट वही है कि दिस गवर्नमेंट इज लाइक पढ़ाई की जरूरत क्या है। आप सोचो तब से 12 साल में ये चल रहा है, पकौड़े तलो अपना खोलो, और एक रील आपको हमेशा मिल जाती है गोलगप्पे वाले स्टॉल की,
गोलगप्पे में मैं तो लाख रुपए कमा लेता हूँ, और एक वो इंजीनियर जो गोलगप्पे खा रहा होता है वो कहता है मैं तो 50,000 30,000 40,000 कमा रहा हूँ, तो सामने लेकर मेरी बिल्डिंग है। तो ये दर्शाया जा रहा है कि जो जॉब लेने वाला है, जॉब करने वाला, वो कम है, अपना धंधा शुरू करो, चाहे भले ही आपको पुलिस वाले को देना पड़े, उसमें पूरी बातें नहीं बताते, पूरी बातें नहीं बताते। आपको सिंपल सा एग्जांपल और देता हूँ, आपको शायद पता भी नहीं होगा, या पता है तो आप जरूर देखना। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, कमिश्नर सीईसी, उसकी पहले नियुक्ति के लिए जो कमेटी बैठती है उसमें पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड एक सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था, ठीक है, और एक अपॉइंटेड होता था आपका एलओपी की तरफ से, कोई आ सकता था, ऑपोजिशन से कोई एक आ सकता था। 4 लोग हो गए, 4 लोगों में कंसेंसस अगर मेजोरिटी में बन गया, या 3 लोग ही, अगर हम शुरू के 3 भी लेके चले, चलो एक और नुमाइंदा को ना ले, हम 3 लोगों को लेके चले, तो जिसका मेजोरिटी होगा उसका आपका काम हो जाएगा। अगर मान लो पीएम या जो एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड सीजीआई से कि भाई ये पर्सन नियुक्त होना चाहिए, तो 2:1 के मेजोरिटी से वो पर्सन नियुक्त होगा। अब ये रूल चेंज हुआ था 2021 में या 22 में चेंज हुआ था, उसमें सीजीआई को हटा दिया, ठीक है, और लगा दिया गया कि 1 पर्सन अपॉइंटेड बाय द पीएम, तो 2:1 हो गया ऑटोमेटिकली, एलओपी की कोई सही नहीं है, करेक्ट। तो उसमें हमारे पहले तो वो थे राजेश या राकेश कुमार थे, और अब ज्ञानेश कुमार है। ओपनली चोरी हो रही है, वोट चोरी मस्त तरीके से हो रही है। जो ब्राजीलियन जो एक्ट्रेस है उसकी फोटो लगाएगी। अच्छा, इसके ऊपर भी मेरे साथी एक है, वर्षा छोटा है, वो कहता है सर ये सब झूठ है, बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरिफिकेशन हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानता। मैंने इसको फिर सीधा वॉइस मैसेज किया, मैं कहता हूँ मुझे फैक्ट चेक मत कर, मुझे फैक्ट चेक करके तेरे को कोई कुछ नहीं मिलने वाला, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, ना मैं कभी हूँगा। मैं तो फैक्ट चेक किया है, मैंने खुद देखा है कि भाई वोट, आपके वोट काटे जाते हैं, बिकॉज अभी SIR जो हो रहा है दैट इज नथिंग बट NRC, नेशनल रजिस्टर चार्टर, NRC है कि आप सिटीजन हो कि नहीं, आपका प्रमाण पत्र पूछा जा रहा है कि आप यू आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और नॉट। दिस इज नॉट अ जॉब फॉर CEC, दिस इज नॉट द जॉब ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये होम मिनिस्ट्री करती है, whether you are a citizen of India or not. This is happening. तो आप सोचिए ना, ऐसे क्लियरली कितने सारे रूल्स है जो चेंज कर दिए गए, कितने सारे बातें चेंज कर दी गई। आप रेपिस्ट माइंडसेट, आप उनको बढ़ावा दे रहे हो। अच्छा, आजकल ट्रोल कल्चर बहुत चल गई है, आप कुछ भी करो आपको ट्रोल किया जाएगा, आपको रोस्ट किया जाएगा, भद्दा बोला जाएगा, खराब बोला जाएगा, ऐसे ऐसी बातें बोली जाएंगे जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है, यक वाली फीलिंग आएगी आपको, यक, ये क्या भाषा है, स्टिल दैट इज एक्सेप्टेड। तो ये सब असर कर रहा है एजुकेशन सिस्टम पे। करेक्ट सर, लोग देख तो वही रहे हैं ना, देख तो वही रहे, कंटेंट कहां से आ रहा है, कंज्यूम तो वही हो रहा है ना, कंटेंट आप डेली वही खा रहे हो ना। फैमिली मैन, मनोज वाजपेयी का जो शो है, 3 सीजन आ चुके, 3वीं सीजन भी आ चुका है, गालियां भरी पड़ी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, गालियां भरी पड़ी है। मैं तो भाई बाप की गाली देता हूँ, 2 गाली है बस मेरे पास, बाप के थेपले, भाई के पकोड़े। Why you include every गाली, every woman in the abusive language? आपको मजा आ रहा है? इवन लड़कियां गाली दे रही है यार। आप मतलब आप सोचो यार, क्या बोल रही हो यार? Do you know what you're saying? This is happening. बातों में चढ़ चुका है, मेरे साथियों में चढ़ चुका है। मेरे साथी वो कहते हैं कि अगर अच्छा हेट्रेड इतनी भर चुकी है ना, तो अब किसी का नाम देख के, उसकी रिलीजन देख के डिसाइड होता है कि यार नहीं। एक दिन जन्माष्टमी पे डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे यहाँ ना वो वाला है जो उससे आता है, वो ऐसे जिन बांट रहा था, वो ऐसे बात कर रहा था, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। तो सारे वहां लोग खड़े हो गए थे कि नहीं, ये सारे उधर वो आ गए, बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, वो आ गए, वो आ गए। मैं उस समय चुप हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि यार उस समय जन्माष्टमी की बात है, श्री कृष्ण की बात हो रही है, और श्री कृष्ण ने गीता में सिंपल सी बात बोली कि या तो तुम मेरे सरेंडर हो जाए या जग कल्याण के लेकर, दोनों से तो 3 गुणों से ऊपर हो जाएगा। सिंपल सी बात बोली हुई। अब इसमें अगर आप भगवद गीता अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आई डोंट नो, 17 चैप्टर में उसने 3
कैटेगरीज में हर बात को डिसाइड किया है। जैसे आहार, आहार शब्द जो आता है वो आता है खाने को हम कहते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब हमारे पांचों इंद्रियां हैं, राइट, आंख, नाक, कान, जीभ और टच, स्किन, ठीक है। 5 सेंसेस हो गए हमारे। इन 5 सेंसेस से हम दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं, अच्छा, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तब वो जब बड़ा होता है तो आंखों की जो पुतलियां उसकी वो क्लियर होनी शुरू होती है, तब वो क्लियरली देखना शुरू होता है। तो देख के आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि अच्छा क्या ये ऑब्जेक्ट क्या है ये, फिर छूने की कोशिश करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, सुनने का, सुन के कुछ समझेगा, बोलने की कोशिश करेगा, चख के देखेगा। बच्चे को हमेशा, जब छोटे बच्चे को हमेशा वो चटाया जाता है आपका ये नींबू, ताकि उसको सावर टेस्ट का पता चले, स्वीट का पता चले। अलग अलग हमारे क्लाइंट्स होते हैं उसके, है ना, जो अपने सेक्शंस बताते हैं। और ह्यूमन बॉडी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मशीन, ब्यूटीफुल मशीन। तो ये 5 सेंसेस आपके हो गए, राइट। अब इन 5 सेंसेस का आहार क्या हुआ, हमारे आंखों का आहार क्या हुआ, दृश्य, व्हाट वी सी। जैसे अगर मैं इसको देखूं, आपको देखूं, आपको देखूं, किसी को भी देखूं, अगर किसी दृश्य को देख के मुझे शांत और अच्छा लग रहा है, कंटेंट वाली फीलिंग आ रही है, इट इज सो ब्यूटीफुल, सो सूदिंग, दैट इज कॉल्ड सत्व। सत्व गुण के अंदर आता है वो, सत्व गुण, जैसे सत्व गुण जैसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर किसी दृश्य को देख के मुझे रोमांच आ रहा है, ओ एक्साइटमेंट, ओ यस, आई एम सो एक्साइटेड, ओ एड्रेनलिन रश हो रहा है, दैट इज रजोगुण, रजस। अगर किसी दृश्य को देख के मुझे डिप्रेसिंग फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है इसको देख के, देखना भी मतलब देख रहे हैं वो और खराब लग रहा है देख के, दैट इज तपस, ठीक है। तो सॉरी, तमस, माफ कीजिए, तमस, दैट इज तमोगुण। अच्छा, ये आहार हो गया। अब दान की बात करें, दान देते हम लोग। एक दान हो गया, लीजिए मैंने आपको दान दिया, मेरा नाम नहीं, कुछ नहीं, आपके लिए है। जिस इंटेंशन से आप दान दे रहे हैं, अगर उस इंटेंशन से आपने दान दिया, जो आपने कहा कि मुझे आपसे कोई रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे नेम नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए, आप खुश रहें तो आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपके सुख में मेरा सुख है, दैट इज योर सत्व गुण, दान का। अब नेक्स्ट आ गया रजस। रजस में हमेशा कोशिश कर, रजस या रजोगुण की जब बात होगी तो हमेशा अहंकार की बात आएगी, हमेशा ईगो की बात आएगी, ईगो सेटिस्फेक्शन की बात आएगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात आएगी कि मेरे सेंसेस को कौन ग्रेटिफाई करेगा तो ही मैं उसको करूंगा, ठीक है। तो अब उसमें मैंने दान दिया, भाई मेरा नाम आना चाहिए, बोलना मैंने दिया है, फलाना के नाम की पर्ची लगाते ना वहाँ पे, हाँ लगा दो, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मेरा नाम, और देखो मैंने आज जितना डोनेट किया, मेरी ख्याति बढ़ी, मेरा शौर्य बढ़ा, मेरे इमेज बढ़ी, आई एम सो फेमस, आई एम दानवीर। दिस इज रजस, क्योंकि इसमें आपकी ईगो है, आप अपनी ईगो सेटिस्फाई, आपको किसी की हेल्प करने के लिए नहीं किया आपने अपनी, जस्ट टू फील गुड माई सेल्फ। यस, नहीं, फील गुड इज डिफरेंट, जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो, फील गुड इज डिफरेंट एंड सेटिस्फाइंग योर ईगो इज डिफरेंट, क्योंकि गुड और बैड की फीलिंग भी अलग अलग होती है। मेरे गुड आपके बैड अगर हो रहा तो उसमें भी मेरा गुड हो सकता है, दैट इज सैडिस्टिक अप्रोच, सैडिज्म। अच्छा, तीसरा दान हो गया, मैं क्यों दूं, मेरा है, मैं क्यों दूं, तू मर, मैं नहीं दे रहा ना, मैं नहीं कर रहा ये सब फालतू का, क्योंकि ये आ जाता है, छोटे लोग आ जाते हैं, ये लोग हिंदूज में भी चल रहा है। मैं जब यहाँ घर ले रहा था गाजियाबाद में, तो हमने कहा कि चलो भी हमें कुछ मेड वगैरह चाहिए, तो उसमें यहाँ बहुत सारा है, तो भारद्वाज है वो, मतलब वो कहते हैं कि भाई आ तो जाएगी पर उससे सफाई तो करा लें, बट उससे खाना मत बनवाना। मैं कहा क्यों भाई, कहते वो एससी है, अभी भी सोच है, अभी भी एससी से खाना नहीं बनवाएंगे, ठीक है। और वही लोग कर रहे हैं, यार रिलीजन से आ रहा है, वही लोग वो भी कर रहे हैं और अपने में वही कर रहे हैं, कास्टिज्म इतना भयंकर भरा हुआ है। तो ये हो गया आपका आहार का। ऐसी तप, दान, तप, आहार, सब की कैटेगरीज पूरे 70 चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। इट्स अ थीसिस ऑफ लाइफ, इट्स अ बुक ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव। तो मेन बात उसमें जो सेकंड चैप्टर में जो स्टार्टिंग फंडामेंटल्स होता है कि आप इंद्रियों के विषय तो आपको बुलाएंगे, कान बुलाएगा आपका, जैसे अच्छा सुनना है मुझे,
अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है, तो सब तो हो गया, रोमांचक कुछ सुन रहा हूं मैं, बढ़िया रोमांच पड़ रहा है मेरा, दैट इज रजस। रजस। और अगर बहुत डिप्रेसिंग सुन रहा हूँ, गलत सुन रहा हूँ, हम्म, खराब सुन रहा हूँ मैं, दैट इज तमस। तमस। ठीक है, अब इंद्रियों के विषय मुझे बुलाएंगे, वो भटकाएंगे। मन जो है ना, अच्छा मन कभी माइंड में नहीं बैठता है, एज पर आयुर्वेदा, एज पर नाड़ी आयुर्वेदा, जो मेरा पीएचडी का काम भी चल रहा है, मन हमारे हार्ट में होता है, द लोकेशन ऑफ माइंड इज इन द हार्ट। तो वो कहेगा अच्छा वो देख वो सुन, ये आपका हमेशा होगा जब पढ़ रहे होगे, ये तब होगा, अच्छा वो सुन ले, वो थॉट आ जाएगा दिमाग में आपके, अच्छा वो याद कर, अच्छा इससे तेरे को वो याद आ रहा होगा, अच्छा तेरे को वो याद आ रहा होगा, तो ऐसे भगाना है। तो व्हाट चैप्टर 2 सेज, चैप्टर 2 से चैप्टर 4 की पूरी है, उसे बोला स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ मींस योर इनर कॉन्शियसनेस। आप स्थित हो जाओ कि हाँ मेरा गोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरा एज अ सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे मदर के प्रति, एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ स्टूडेंट के प्रति, एज अ स्टूडेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ पीएचडी मेरे गाइड के प्रति, मेरे टीचर्स के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज अ ब्रदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने सिस्टर्स के प्रति। तो ये मुझे मेरा बता रहा है, आई हैव अ मोरल कंपास। तो मुझे अपना ध्यान रखना है कि हाँ भी मेरा काम है, इस काम से मैं हटूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है। कर्तव्य पालन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य पालन ही आपको सही करेगा, आपको क्लीन कर देगा, जैसे कहते हैं शुद्धिकरण कहना। अब इतनी सी बात देखो, इतनी वंडरफुल बात लिखी हुई है, से वो पढ़नी नहीं है ना किसी को, हम लोग सुन लेंगे, जो ये XYZ बाबा लोग आ रहे हैं वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके जो उनके पर्सपेक्टिव में सेट बैठ रहा होगा वो हमें बता देंगे और हम उसको अंधभक्त की तरह फॉलो कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे। और हमें ये नहीं समझ में आता है कि पॉलिटिशियंस के वोट बैंक बना रहे हैं यहाँ बैठ कर। बिल्कुल बना रहे हैं। राम रहीम हर बार क्यों पैरोल में छूट जाता है हरियाणा में, और सोनम वांगचुक को अभी कितने महीने हो चुके हैं जेल में बंद हो रखे हैं, मनी डेज, एंड ही हैज ओवर 400 पेटेंट्स। ये उसने उन्होंने तो आर्मी के लिए शेल्टर बनाया था, उनको आपने चाइनीज एजेंट करके बंद कर दिया, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। दिस इज अ सॉरी स्टेट। मुझे लगता है कि शायद अब्दुल कलाम सही चले गए दुनिया से, नहीं तो उनको भी आज इंकासरेट कर दिया जाता, उनको भी ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता, बुली कर दिया जाता। ही वाज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। होमी जहांगीर बाबा या अशफाकुल्ला खान, और ये हमारे काफी लोग थे इसमें जिन्होंने राष्ट्रगान के ऊपर भी बात हो रही थी, अभी वंदे मातरम के ऊपर बात हो रही थी, राइट। उसमें क्लियरली प्रियंका गांधी स्टेटेड के कब हुआ उसमें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हु वाज द हेड ऑफ हिंदू महासभा एट द टाइम बिफोर द इंडिपेंडेंस, जब मुस्लिम लीग बनी तब हिंदू महासभा बनी थी, हिंदू महासभा का ही बच्चा आरएसएस है। ठीक है, तो वही सोच है पूरी कि भाई, एंड फॉर 52 इयर्स दे नेवर, उनको तिरंगा नहीं फहराया उन्होंने, दे नेवर होइस्टेड द फ्लैग, बिकॉज उनको चाहिए बस भगवा होना चाहिए, भगवा होना चाहिए। भगवा शब्द भी आया है, बुद्धिज्म से आया है, भगवा शब्द इज बुद्धिस्ट वर्ड। तो ये वहीं से आया, तो चीजें चुराई गई हैं, उधर से हुई है। इवन अगर जो वर्ड अगर हिंदू बोले ना, हिंदूज कहे गए थे इनफैक्ट, सिंधु नदी के इधर रहने वाले जितने लोग उनको हिंदू कहा गया था। और ये ह जो शब्द है ना, ह, अब जैसे स नहीं बोल पाते, अगर मंगोलियंस थे वो स नहीं बोल पाते, उनके भाषा में स सही से प्रोनाउंस नहीं होता। तो जो मंगोलियंस, चंगेज खान जो आए थे, खान इज नॉट अ मुस्लिम, खान जो है वो उनका रिलीजन के हिसाब से उनका नाम होगा, मंगोलियन रेस का जो अलग होता है। तो वो जब आते थे वो कहते हैं ये इधर हिंदूज रहते हैं, हिंदुस्तान जब कहलाया गया था तब हिंदुस्तान, हिंदूज के एरिया स्थान को बोला गया था। हिंदू मीन्स सिंधु नदी के इधर रहने वाले लोग, तो सभी हिंदूज हैं एक तरह से अगर आप देखो। और इसमें मैं तो कह रहा हूँ चलो हिंदूज और आइडेंटिटी हटाओ ना, आप आज के डेट में आप देखोगे सोशल मीडिया, उसमें क्या आ रहा है, कट्टर हिंदू, सबने लिख रखा है जय श्री महाकाल, और उनके कमेंट्स देखना दूसरे लड़कियों पे जाके कमेंट्स होते हैं ना सर। तो आजकल लोगों की आइडेंटिटी बन चुकी है कि वो कट्टर हिंदू हैं, जय महाकाल हैं, और उस नाम का इस्तेमाल करके आप ठगी कर रहे हो। दैट इज व्हाट हैपनिंग, और यही कंटेंट स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स का भरोसा या उनका मन एजुकेशन से हटता जा रहा है। जो वो देख रहे हैं वो घर में वो अपने पेरेंट्स से डील करके बोलते हैं, बात करते हैं, और सेम इम्प्लीमेंट टीचर्स को करते हैं। टीचर्स ऑलरेडी प्रेशर में हैं
कितना कुछ होगा, हर कोई प्रेशर में जी रहा है। But then sir, how do we put an end to it? Fix कैसे करें? लीडरशिप पहले चेंज होगी तभी फिक्स होगा। मुझे तो लगता है ये टॉप से टाइम सून होने वाली है। रेवोल्यूशन चाहिए उसके लिए, रेवोल्यूशन चाहिए उसके लिए। अंदर की आवाज को सुनना जरूरी है, जमीर को सुनना जरूरी है, अपने अंतरात्मा को सुनना बहुत जरूरी है, तभी बात होगी, नहीं तो दिस कंट्री विल डाई एंड पीपल हैव डाइड नाउ। अंदर आत्मा मर चुकी है, लोगों के अंदर आत्मा मर चुकी है। पीपल हैव एक्सेप्टेड देयर फेट्स कि वो जैसे जी रहे हैं वो वैसे ही जिएंगे, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूट करेंगे तो बस लाइक्स, फॉरवर्ड्स, शेयर्स, कमेंट्स, ट्रोल, यही करेंगे, यही होगा। और मुझे लगता है कि अभी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है, और जब तक नहीं होगा तब तक हमारे सोसाइटी में चेंजेस, हमारे सिविलाइजेशन में, इंडियन सिविलाइजेशन में चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा। And how do you think that it will shape up with time? कोई कैलामिटी आएगी तभी होगा, शेप अप तभी होगा। हमेशा जब भी कोई कैलामिटी आई है, कोई वॉर हुई है, कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि देश में सिविल वॉर होगी। अभी जैसे भाषाओं पे लड़ाई हो रही है, अब एरियाज पे लड़ाई होगी, तो देश अब देश नहीं रहेगा, कंट्री अब कंट्री नहीं रहेगी। सेंस कि भाई तुम भी इस देश के नागरिक हो, मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, वो हो जाएगा। तो दूसरे समुदाय से आता है तो दूसरे भाषा बोलता है, तो मेरी भाषा नहीं बोलता, मेरे समुदाय से नहीं आता, इसलिए मैं तुझसे नफरत करता हूँ। ये फैल रहा है और ये अंदर तक पहुंच चुका है, अंदर तक पहुंच चुका है। मेरे साथी बोलते हैं, मैं जब पास में उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, वो बातें होती हैं कि जब भी वो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता जो इस्तेमाल करते, वो कहते हैं कि ये उनका नाम दिखता है, मुस्लिम्स का नाम दिखता है। मेरे को लगता है कि जब हमारे ये रिचुअल्स नहीं बनाते तो ये क्यों बेच रहे हैं? तो तुम खुद बेचो जाके। तुम्हें लेना भी है, कंप्लेंट भी करनी है। दिक्कत ये होगी, हमने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया है। इंसान की जो प्रॉपर्टीज हैं कि आप डिफाइन कैसे हो रहे हो, आप की कास्ट क्या है। इसलिए आप कभी, आपने अगर मेरे बारे में देखा होगा तो मैं देते हरे कृष्णा लिखता हूँ, टंडन नहीं लिखता टंडन, क्योंकि लोग कास्ट देखते हैं, जज करते हैं, कास्ट है, आप कौन सी कास्ट में, मुझे नहीं पता मेरी कास्ट है, तो लोग हैरान होते हैं, आपके फादर ने आपको कास्ट का बताया? मैं कहा नहीं बताया, ना मैंने कभी पूछा, और ना मुझे इंटरेस्ट है, ना मेरा इंटरेस्ट है। मैं कहा मैं इंसान हूँ और मुझे इंसान वाला फंडा। मैं कहा मेरी कास्ट हरे कृष्णा है, आप सोच समझ लो क्या है, मैं तो एक धूल के बराबर हूँ, तो शायद आज हूँ कल नहीं, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो ये बातें ना लोगों को समझ में आती नहीं है। सर उतने डीपर लेवल पे कोई जाना नहीं चाहता ना, एवरीबडी वांट्स टू डू द सरफेस लेवल टॉकिंग, सरफेस लेवल थिंकिंग, इन डेप्थ किसी को समझना नहीं है, बिकॉज वो अटेंशन स्पैन ही आपका इवेंचुअली इतना हो गया है कि आपको समझना ही उतना है कि यार 2 सेकंड में हो जाए, यू नो आई एम गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट थिंग इन लाइफ। उनकी जिंदगी ऐसी हो रही है, रात में खत्म हो गई। बहुत लोग जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो चुकी है, अब रात में देर से सोते हैं, नींद कम ले रहे हैं, उससे लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा हो रही है, प्लस एयर क्वालिटी तो बहुत शानदार हो रही है, अच्छी खासी। वी आर आई थिंक कंज्यूमिंग 11 cigarettes a day, 11 cigarettes, maybe more than that है ना। तो हम ऑलरेडी, हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं, वाटर इज कंटामिनेटेड, फूड इज एडल्टरेटेड। आज के डेट में कुछ भी आप जाए, कुछ भी आपको सही नहीं है। इवन पीपल आर कंटामिनेटेड, ऑफ कोर्स सर, द व्यूज आर कंटामिनेटेड, देयर ओपिनियंस आर कंटामिनेटेड, दे आर हाफ ट्रुथ्स, क्योंकि सच को सुनना नहीं चाहता। सच सुन लेंगे तो अपनी कमी सामने आ जाएगी। इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहता सर, कोई नहीं करेंगे वो कुछ चीज। मेरे बारे में भी लोग लिखेंगे, देखना इस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मेरे बारे में बहुत बोलेंगे, ये आदमी बहुत बोल रहा है, इसकी कमी निकालो, निकालो मेरे बारे में सारा निकालो, मेरे कच्चा चिट्ठा निकालो पूरा मेरा, अच्छे से निकालो, आई चैलेंज यू। और मेरे एचओडी को या मेरे डायरेक्टर को मेल करते थे, टर्मिनेट करो इस आदमी को, करो, आई चैलेंज। एक बार हुआ था मेरे साथ, इनफैक्ट क्लास में हुआ था, मैं केईसी ज्वाइन किया था, कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मेरा आईओटी पढ़ाने को दिया गया था मुझे 4 सेक्शंस में, 16 घंटे का लोड बनता है कि अब लोड सेटिस्फाई कैसे दिखाओगे, लोड प्रॉपर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो क्लास में गया, सुबह 9:30 का लेक्चर था, तो बच्चे आ रहे, 9:10 का, हाँ 9:15 का लेक्चर था, 9:15 का, तो बच्चे आ रहे थे। मैंने कहा आप लेट हो क्या हो, तो बच्चे मतलब कई उस दिन पूरा पढ़ने के बाद, मतलब ड्यूरिंग द क्लास, मैं कहा पढ़ क्यों नहीं रहो, सर हम तो अटेंडेंस के लिए बैठे हैं।
आप अटेंडेंस दे दो। मैं कहा नहीं दे रहा, मैं क्या कर लेगा। जैसे आपको डायरेक्टर हमारी जेब में है। मैं कहा ठीक है, आज मेरी ज्वाइनिंग हुई है, आज ही आज मुझे शाम 5 बजे से पहले या 5 बजे के बाद, चल 5:30 तक ही मुझे टर्मिनेशन लेटर चाहिए मेरा। अगर तू करवा सकता तो करवा के दे, चैलेंज है तेरे को। बस अभी मैंने, अगर आप देखेंगे अभी सोशल मीडिया पे एक ने मेरे डेटा एनालिटिक्स के ऊपर जो वीडियो पे कमेंट लिखा था कि क्या पढ़ाता है। मैंने अब सोचा कि अब मैं जो भी ऐसे कमेंट करेगा तो उसके स्क्रीनशॉट लेके और मैं पोस्ट करना शुरू कर दूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस आर बीइंग यूज्ड ऑन सोशल मीडिया। आपको मेरा पढ़ाना पसंद नहीं। और मैं आपको वैसे बता दूं, डेटा एनालिटिक्स के जो वीडियोस हैं वो मेरे स्टूडेंट्स ने एडिट किए थे विद द हेल्प ऑफ एआई सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स। अब उस बच्चे ने करके दिया तो मैं वो अपलोड करूंगा। आपको अगर बैकग्राउंड म्यूजिक से प्रॉब्लम है तो आप पढ़ना बंद कर दीजिए। आपको चेंज योर टीचर इफ यू आर नॉट लाइकिंग दिस टाइप। आप बहुत सारे, आप जाइए। But it's इतना डिस्कशन हमने किया from almost last 1 hour, right? Still, I sit here and I fail to understand that, अगर एजुकेशन सिस्टम का इतना बुरा हाल है, पॉलिटिक्स का इतना बुरा हाल है, स्टूडेंट्स का खुद इतना बुरा हाल है, राइट? एज अ नेशन, राइट, हमारा क्रेडिबिलिटी की हम बात करते हैं दैट बाय 2047 हम विश्व पार बन जाएंगे, है ना? आजकल ये विकसित भारत बन जाएंगे। अभी नया टुनटुना दिया गया है। पहले 2022 तक का कहा गया था कि आपके सबके पक्का घर मिल जाएगा, अब 2047 कर दिया गया है वो। तो सर अगर हमारा यही हालत रहा इंटरनली, राइट, ऑब्वियसली मतलब बाहर के प्लेटफॉर्म्स पे भी अगर हम देखें जो कि न्यूट्रल प्लेटफॉर्म्स है, इंडिया के बारे में कुछ खास अच्छी बातें होती नहीं है, राइट? उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है जो कि हमें बहुत ही, आई वुड से, नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ दिखाया जाता है। बट हम इंडिया में बात करते हैं कि हमारा बहुत ज्यादा, हम सुपर पावर बन गए हैं, हमारी यहाँ वैल्यू है, वहाँ वैल्यू ऑफ कोर्स चेंज हुई है, वैल्यू, आई एग्री टू दैट फैक्ट, राइट? बट अगर यही स्केल पे हम चलते रहे जो हमने आज डिस्कशन किया, हाउ डू वी हेड? पहली बात, वैल्यू कुछ नहीं बदली, वैल्यू हमारे खुद के कंटेंट से बदली, अगर किसी की बदली भी है तो। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस वर्किंग, बट देयर आर आल्सो लॉट ऑफ इंडियंस जो शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, उनके लेक्स में नहा रहे हैं, उनके उसमें नहा रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस दैट एज वेल। कई चुपचाप काम भी कर रहे हैं, कई वो कर भी रहे हैं। और इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू गिर चुकी है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और जो कहते हैं कि आज वैल्यू है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, दे आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम एनीवेयर, वो व्हाट्सएप पे जो आ रहा है उसको सच मान के कर रहे हैं। सो दिस इज हैपनिंग। और मैं अगर चीज कहूँ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी है, करेक्ट, ट्रेडिंग चल रही है आजकल, चल रही है, चाइना से माल उठाओ, अपना नाम ठोको और अपना करो, सब मेड इन चाइना है। आखिर जितनी सारी मेड इन चाइना है, और वो वियतनाम के थ्रू आ रही है। वियतनाम में कंपनी सेटअप हो रखी है, तो मेड इन वियतनाम लिखा आ रहा है। मेड इन इंडिया कंप्लीटली बंद हो चुका है। मेड इन इंडिया वाज सच अ बिग थिंग व्हेन इट केम इन, राइट? कितना मार्केटिंग, कितना कुछ हुआ, कितना कुछ सेटअप हुआ, मार्केटिंग ही हुई है। मेड इन इंडिया का, दिस इज अ पावर ऑफ सोशल मीडिया, दिस इज अ पावर ऑफ सोशल मीडिया। मार्केटिंग ज्यादा हैवी स्पेंड किए गए। मार्केटिंग का पैसा कहाँ से आया? आपने जैसे जनधन खाता बना, राइट? सपोज करें 10,000 मे बी, सॉरी 1 लाख पीपल वर गिवन दिस चांस, है ना? तो उनका जैसे सीएनजी का, फ्री पीएनजी का, और वो एलपीजी सिलेंडर का दिया गया था। तो उसमें से क्या है, 10,000 ऐसे नाम थे जिनके फोन नंबर्स 9999999999888888, ये सीएजी की रिपोर्ट आप निकाल लीजिएगा। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, आप उसकी रिपोर्ट निकालिए, उसमें साफ मेंशन्ड है। अब उनके नाम के उस पे, उनके जो फर्जी नाम है उसके नाम पे जो पैसा उठाया गया। हाईवेज बनने की कॉस्ट जो 64 रुपीज पर किलोमीटर है, 65 रुपीज पर किलोमीटर थी, वो 250 रुपीज पर किलोमीटर हो चुकी है। और आप लेवल ऑफ ब्रिजेस और लेवल ऑफ क्वालिटी आप देख रहे हैं जो गिर रही है। गुजरात का एग्जांपल देता तो उसमें एक ऐसा फ्लाईओवर बना जिसके एंड में दीवार है, फ्लाईओवर शुरू हो रहा है दीवार से, एंड हो रहा है दीवार पे, ये हो रहा है। ऐसे कई सारे बने। तो इस तरीके से पैसा लिया गया और वो पैसा सोशल मीडिया में लगाया गया। और ये पैसा और किसी का नहीं है, आपका, हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, जो टैक्स देता है। और टैक्स अपने आप कटता है भाई, जो सैलरीड होगा उसका टैक्स कटेगा। मेरा टैक्स कटता है भैया, कटता है। और तो क्या 75% और 75,000 वाला जो उन्होंने दे दिया है जो स्कीम है, उस पर थोड़ा लुभा दिया है कि वर्किंग क्लास को, तुम शांत रहो ना, तुम्हें दे तो दिया, तुम शांत रहो, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। तो लोग बेवकूफ है, नहीं बोलेंगे। यही होता है। तो क्वेश्चनिंग पार्ट खत्म हो गई ना। हाँ, where is scared? वही पॉइंट है ना, मतलब ऑलमोस्ट नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू कंक्लूड दिस,
मतलब इतना ओपनली जितना ओपनली आप बोल रहे हो, बीइंग अ प्रोफेसर, लोग नहीं बोलते हैं. आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी कम एंड टॉक आउट टू सच अ स्ट्रेंथ, राइट? What was the factor that provoked you to, come out and actually go and speak about it? हर एक boiling point होता है ना. So boiling point क्या था आपके लिए? मेरा बॉइलिंग पॉइंट बस मैं कहूँगा कि माय ऑलमाइटी, उन्होंने जो आज मैं हूँ उनकी वजह से हूँ, मेरे मदर की वजह से हूँ. मेरे टीचर है DN अग्रवाल से, जिन्होंने मुझे मैथ्स में मैं फेल होता था तो वहाँ से गड्ढे से बाहर निकाल के रखा. तो माय ऑलमाइटी गेव मी ऑल दिस. ठीक है, उनकी इच्छा से मैं आज जो कुछ कर पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ. उन्होंने मुझे राह दिखाई, उन्होंने मुझे लोग दिए, क्या देते हैं, इनसे सीख, इनसे समझ, ये कर वो कर. एक मतलब ही और शी जो भी है, फॉर्मलेस, ऑलमाइटी गेव मी एवरीथिंग. तो उन्होंने मुझे ताकत भी दी है कि अगर मैं खुद होके ऊपर रहा तो मैं बोलने की ताकत भी रखता हूँ, इसलिए बोल पा रहा हूँ. डायरेक्टर्स ऑफ डायरेक्टर्स, चांसलर्स ऑफ चांसलर्स, ministers of ministers, prime ministers of prime ministers, presidents of presidents of the whole universe and the whole unseen universe as well, he has given me the power. उनकी इच्छा से मैं आया हूं, अपनी सर्विसेज दे रहा हूं. उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, बताया है, उन लोगों से मिलवाया कि जिससे मुझे सीखना है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा. और जो इस छोटी सी, आपने पेल ब्लू डॉट कार्ल सेगन का वो देखना, छोटी सी धरती पे 8.2 बिलियन पॉपुलेशन में से आप एक हो, एक छोटे से हिस्से के आप एक बड़े सूबेदार हो, बड़े प्रेसिडेंट हो, चांसलर हो, वाइस चांसलर हो छोटी सी यूनिवर्सिटी के, और आप अपने को बड़ा समझ रहे हो. मेरे पास तो वो है जो, अच्छा कभी आपने बच्चे को देखा जो एकदम जब अपनी मदर के आसपास होता है कितना केयरफ्री होके घूमता है वो. Correct. उसको पता है कि his or her mother is there to protect him or her. तो ध्यान रखेगी, तो केयरफ्री होके घूमता है मदर के आसपास, पेरेंट्स के आसपास. तो मैं भी केयरफ्री हूँ क्योंकि मेरे पास कोई है जो मुझे बचा लेगा. नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं वादा करके आया था कि मैं आऊंगा वापस. वो तो मैं जेल में बंद हो गया, आपने इन सबको सच मानने लग गया मैं, तो मैंने अपने आप को इम्प्रिजन कर लिया इनको सच्चे मानकर. जो एक सपने की तरह सपने को सच मान लिया मैंने, और मैं खुद इम्प्रिजन हो गया, और मैं शायद भुला बैठा हूँ अपने ओरिजिनल. मैं वो बूंद हूँ जो अपने सागर से अलग हुआ हूँ, जाना मुझे वही है. बस कुछ देर के लिए मैं एक बर्तन में हूँ, उस बर्तन को ही मैंने सच मान लिया कि इस बर्तन के आसपास जो हो रहा है वही मेरा सब कुछ, वही सत्य है मेरा, ये है मेरी ताकत. तो बस मैं ये कहूंगा कि मेरी ताकत मेरी ऑलमाइटी है, मेरे श्री कृष्ण है, जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी है. No, does make sense, sir. It was lovely hearing your perspective, understanding from it, and I hope हम लोगों के जितने notions हैं उनमें से कुछ आज clear होंगे, and we start thinking and start questioning at least. आप ऑप्टिमिस्टिक बहुत हो बच्चे. आई एम रियलिस्टिक, मुझे तो वो बिल्कुल नहीं है. मुझे लगता है कि मेरे अराउंड जितने लोग हैं, जितनों को मैं देखता हूँ, वो लोग अंदर से मर चुके हैं. दे शायद वो जिंदा लाश बने घूम रहे हैं, zombies की तरह, and their mind are controlled. तो यू मे बी ऑप्टिमिस्टिक माय डियर, बट आई एम नॉट. मैं तो देख रहा हूँ सामने, रियलिस्टिक देख रहा हूँ. एंड वी विल पेरिश, विल नॉट. हम खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने के लिए ही बने हैं, बिकॉज वी हैव डन द सेम टू अदर स्पीशीज एज वेल. तो जो आज एंडेंजर्स के कगार पे आ चुके, एक्सटिंक्शन के करीब आ चुके हैं, वी हैव डन द सेम टू देम एज वेल. तो हमारा हश्र भी होगा, हमारा इस दिमाग का जो दुरुपयोग है वो उसका हश्र होगा. जो लोग कर जाएंगे, जो बच जाएंगे, बट बाकी काफी लोग खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे. उनको पता ही नहीं होगा वो क्यों खत्म हुए. सबसे बात है, आपको पता ही नहीं कि आप खत्म कैसे हो रहे हैं. तो यू मे बी ऑप्टिमिस्टिक माइंडेड, बट आई एम नॉट. रियली आई एम रियलिस्टिक. How it turns out with time. देखते हैं, अगर कोई इंस्पायर होता है और इस इंस्पिरेशन से इम्पैक्ट पड़ता है, और उस इम्पैक्ट से अगर इंस्पायर होते हैं, देखो आप सशक्त खुद बनो. आप ये मत बनो कि आपको खुद मुख्तार होना है, आपको दूसरे को भी करना है. सेट एन एग्जाम्पल, सेट अ गुड एग्जाम्पल ना. एग्जाम्पल सेट करना. ये तो ये क्यों करना है कि आपको गाली बोलनी है, माँ बहन की गाली बोलनी है, आपको ट्रोल करना है, आपको दूसरे के रिसोर्सेज छीनने हैं, आपको ये एग्जाम्पल क्यों बनना है. दैट्स बस मैं ये कहूंगा. Thank you so much, sir. हर हर महादेव. जय श्री कृष्ण.